जय श्री राम मित्रों। जिस समय इंदरगढ़ के महाराज निर्भय सिंह के पांचों पुत्र आलाउदल के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं, तब उनका धैर्य छूट जाता है और वो महाराज पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, और उस पत्र को लेकर के एक धावन को देते हैं। वो जाकर महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामने उस पत्र को प्रस्तुत करता है। पृथ्वीराज उस पत्र को पढ़ते ही अविलंब आते हैं इंद्रगढ़ की सहायता के लिए। यहाँ तक का वृत्तांत आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। जिन लोगों ने देखा ना हो वो जाकर के कृपया जरूर देखें, तभी सारी बात समझ में आएगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके पास हर समय पहुंचते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचा है। आइए बढ़ते हैं अब प्रसंग की ओर। जैसे ही महाराज पृथ्वीराज चौहान को यहाँ के समाचार मिलते हैं तो वो अपनी सेना को सुसज्जित होने का आदेश देते हैं और पूरी सेना के साथ में वो सज्ज होकर इंद्रगढ़ जा पहुंचते हैं। इंद्रगढ़ में पहुंचते ही वो अपने सारे सेना नायकों को संबोधित करते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े राजा थे। उनके राज्य में अनेकों राजा और उनके स्वयं के सिपह सालार, इस तरीके से उनके यहाँ वीरों की कोई कमी नहीं थी। तो वो अपने उस राज दरबार में कहते हैं कि जो भी सूरमा हो वो बनाफरों पर पान चबाए, यानी कि उस बीड़ा को उठा ले, प्रण ले कि मैं बनाफरों को बंदी बनाकर लाऊंगा। लेकिन याद रखें कि बनाफरों को बंदी बनाना या मार के भगाना कोई तितली के पंख तोड़ने जैसा सहज कार्य नहीं है। ये दांतों पसीना लाने वाला काम है। इसमें लोहे की चने चबाने जैसी कठिनाई है, क्योंकि उस समय आला और उदल का नाम वीरों की यज्ञ पंक्ति में रखा जाता था। और इतना कह करके वो बीड़ा रखवा देते हैं। सुबह से शाम होने आ जाती है, बीड़ा की तरफ कोई देखता भी नहीं है, हाथ लगाने की तो बात क्या। ये स्थिति देखकर पृथ्वीराज चौहान क्षुब्ध उठते हैं और कहते हैं, लगता है मैं अपने साथ में सभी औरतें लेकर के आया हूं। तुम लोग वीरता का दम्भ रखते हो और आज एक बहादुरी भरा काम आ पड़ा तो सब लोग जनाने बनकर बैठे हुए हो। किसी को ये नहीं लगा कि मैं बीड़ा खा लूं। ऐसी बातों को सुनकर उनका सेनापति चामन राय बर्दाश्त नहीं कर पाता है और तमक कर उठता है। कहता है, महाराज ये बीड़ा मेरा है, मैं हूं सूरमा, मैं बनाफरों को मारकर भगाऊंगा इस इंद्रगढ़ के मैदानों में। लेकिन आपको मेरे साथ सहायता के लिए कुछ शूरवीर भेजना पड़ेंगे। तब पृथ्वीराज कहता है, तुम जिसे जिसे चाहो अपने साथ ले जाओ, जितनी सेना चाहो सेना ले जाओ, लेकिन उन बनाफरों को रिजगिर तक मारते हुए खदेड़ना है। तब चामन राय कहता है, आप चिंता न करें। और फिर वो एक पत्र लिखता है कि अब ये महाराज पृथ्वीराज की जिम्मेदारी आ गई है। महाराज निर्भय सिंह की प्रार्थना पर इंद्रगढ़ के रणखेतों से भगाना उनने अपना दायित्व बना लिया है।
इसलिए अब मैं आपको सचेत करते हुए पत्र लिख रहा हूं कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कल प्रातः तक इंद्रगढ़ की सीमा को छोड़ दो, नहीं तो उसका परिणाम बुरा होगा। युद्ध के लिए सज्ज रहना। और ऐसा पत्र लिख करके वो अपने धावन को देता है। तब वो पत्र जाकर मिलता है मलखान को। मलखान अत्यधिक क्रुद्ध हो जाता है और कहता है क्या बिसात है चामुंड राय की, और अपनी सेना को सुसज्जित करने लगता है। धावन उल्टे पैर जाकर के वो संदेशा देता है कि वो तो अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। इधर चामुंड राय अपनी सेना को सुसज्जित करता है। बब्बर, बूंदा, लोहा, सरदन, मर्दन ऐसे अनेकों वीर चौड़ा के साथ में तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और उन सबको लेकर के चामुंड राय उपस्थित होता है। प्रातःकाल युद्ध की ललकार लगाता है। इधर से मलखान पहुंचते हैं। युद्ध में दोनों का आमना सामना होता है। तोपें चलती हैं, उसके बाद तीर और भाले बर्छी की मार होती है, फिर तलवारों से युद्ध होता है और अंत में मलखान पहुंच जाते हैं चामुंड राय के सामने। तब चामुंड राय कहता है कि भाग जाओ, आज मैं जो है किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। तब मलखान कहता है तुम अपने प्राणों की चिंता करो, और हमारा तो ये काम ही है कि हम जिस मोर्चे पर पहुंच जाते हैं बिना विजय के वापस नहीं आते हैं। यानी बातों बातों में ही उनका द्वंद्व प्रारंभ होता है, और उस द्वंद्व का परिणाम ये होता है कि चामुंड राय अपनी तलवार के 3 बार करता है। भाला उठा करके मलखान के ऊपर चला देता है। तब घोड़ी कबूतरी पीछे हट जाती है, और इसी प्रकार से उसके सारे बार निष्फल हो जाते हैं। तब मलखान बहुत अधिक क्रोध में भरकर भाला छोड़ देता है, और चामुंड राय तो बच जाता है, लेकिन वो भाला जाकर हाथी को लगता है। हाथी अपना संतुलन खो देता है और वो उसी स्थिति में भागने लगता है, जिसको चामुंड राय भी काबू में नहीं कर पाता। और इधर सैनिकों ने जब भागते हुए देखा चामुंड राय को, तो उन्होंने महाराज पृथ्वीराज को ये खबर बताई। तब पृथ्वीराज स्वयं अपने हाथी आदि भयंकर को सजवाते हैं और आकर के अपने खेत को बुहारते हैं, यानी युद्ध भूमि में अपनी सेना का प्रतिनिधित्व प्रारंभ करते हैं। और यही खबर पहुंचती है इंद्रगढ़ नरेश के पास। तब वहां से निर्भय सिंह भी अपनी सारी सेना लेकर आ जाते हैं, जो बची खुची सेना है। इधर लाखन राणा सुनते हैं कि मलखान को घेरने के लिए पृथ्वीराज अपने पूरे दल के साथ आ पहुंचा है। तब लाखन अपनी सारी सेना को लेकर मलखान की सहायता को पहुंचते हैं। दोनों ओर से सेनाओं का बहुत बड़ा जमघट है, और दोनों ओर एक से एक दिग्गज सूरमा है, कोई किसी से कमती नहीं है। जब लाखन राणा को युद्ध में देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान उसके समीप जाते हैं और कहते हैं, लाखन, जो राजाओं का उचित व्यवहार है वो करो। क्या तुम इन गुलामों के लिए अपनी जान गंवाने चले आए? तब लाखन राणा उसकी बात को सुनकर जल जाता है और मारे क्रोध के कहता है, सुनो, जिन गुलामों के घर में तुम्हारी बेटी ब्याही है, तो उन गुलामों से भी गए गुजरे तुम हो, यानी गुलाम का गुलाम तिलाम ही कहलाएगा। और ऐसा सुन करके पृथ्वीराज भी क्रोध से भर उठता है और अपने तोपची से कहता है कि अब क्यों देर लगा रखी है, तोपों में बत्ती दो और इन पाजियों को उड़ा दो। और दोनों तरफ से तोपें चलने लगती हैं।
इस प्रकार से युद्ध का आगाज होता है। इधर लाखन राणा पृथ्वीराज के मोर्चे पर हैं, उधर मलखान बीच गोल में पहुंच चुके हैं। उदल का धीरा के साथ में मुकाबला चल रहा है, यानी जो जिसकी बरनी का था धांधु और धनुआ का मोर्चा लग जाता है और तब आल्हा पहुंच जाते हैं निर्भय सिंह के सामने। यहां युद्ध चल रहा है। पृथ्वीराज के सैनिकों का उत्साह अत्यधिक बढ़ जाता है जब पृथ्वीराज हुंकार भरते हैं, यानी युद्ध स्थल में स्वयं हुआ करते थे। तो उनकी इतनी करारी मार होती है कि उस मार के कारण महोबा की सेना के पांव खड़ने लगते हैं। जब लाखन देखता है कि ये गति है, तब वो अपनी भूरी हथनी को पुनः नशा आदि दे करके मदमत्त कर देता है और जाकर के हथनी आदि भयंकर को एक टक्कर मारती है। उस टक्कर से हाथी पीछे हट जाता है और इधर आला पहुंच जाते हैं निर्भय सिंह के सामने। निर्भय सिंह से युद्ध होता है और निर्भय सिंह के इनके हौदे के रस्से काट देते हैं आला। राजा भूमि पर गिर जाता है और जब वो देखता है कि अब मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं, तब वो आला की अधीनता स्वीकार लेता है और कहता है मैं नालायक हूं, तुम सब भाई लायक हो, तुम लोग बहुत बड़े योद्धा हो और मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तत्पर हूं। और इधर जब लाखन राणा को सामने देखते हैं पृथ्वीराज, तो वो अपना शब्दवेदी बाण उठा लेते हैं और लाखन राणा भी एक हाथ में ढाल लिए हैं, दूसरे हाथ में चक्र संभाल रखा है। एक ऐसा आत्मघाती चक्र था लाखन का कि अगर सामने वाला पीठ न दिखाए तो वो कोई भी हो उसको नष्ट करके आता था, लेकिन अगर कोई पीठ दिखा दे तो वो चक्र आकर के चलाने वाले को ही क्षति पहुंचाता था। तो दोनों अपने अपने अस्त्र संभाले खड़े हैं और जब ये खबर लगती है उदल को, तो जा पहुंचता है वो पृथ्वीराज के मोर्चे पर और एक ही बार से उनके हौदे के रस्से काट देता है। और जैसे ही उन रस्सों को काटकर जोर से खींचता है तो पृथ्वीराज हौदे समेत नीचे आ जाते हैं और ऐसा देखकर पृथ्वीराज मन ही मन में शर्मिंदा हो जाते हैं। तब उदल कहता है मालिक, आपको ये व्यवहार उचित नहीं है। आप एक बालक पर अपनी लाल कमान को संधान किए हैं, आप लौट जाएं। राजा निर्भय सिंह पराजित हो चुका है। और पृथ्वीराज चौहान उदल की बात को मानकर वापस हो जाता है। इस प्रकार से इंद्रगढ़ का युद्ध समाप्त होता है और इंद्रगढ़ के राजा अपने वचन के अनुसार ढेवा का और अपनी बेटी का विवाह करवा देते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा ये प्रसंग आप लोग जरूर बताइएगा। अगर कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक हमारे साथ बने हैं। जय सिया राम।